बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के ओरिएंटेशन लेक्चर के अंदर हम कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जानने वाले हैं अबाउट द लाइट। लाइट क्या है और ये किस तरीके से ट्रैवल करती है और कौन कौन से फिनोमिनास जो हैं ये ट्रैवल करते हुए परफॉर्म कर सकती है। तो आइए चलते हैं लाइट के बारे में जानने के। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं कि लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे एनर्जी की बहुत सारी दूसरी इकसाम्स मौजूद हैं, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसी तरह लाइट भी एनर्जी की एक किस्म है। अब लाइट एक जगह से ये एनर्जी दूसरी जगह तक ट्रैवल कैसे करती है, तो ये भी एक क्वेश्चन है। जैसे सूरज से लाइट हमारी ज़मीन तक आती है या मून चांद से लाइट हमारी ज़मीन तक आती है, या इसी तरह अगर आपने इस कमरे में बल्ब को जलाया है तो वो लाइट आप तक कैसे पहुंचती है। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि हाउ लाइट एनर्जी ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक जगह से दूसरी जगह तक लाइट को जाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो हम कहते हैं कि लाइट वेव की शक्ल में ट्रैवल करती है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम इसका लिखते हैं कि लाइट एनर्जी travel from one place to another in the form of waves। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि लाइट वेव की शक्ल में अगर ट्रैवल करती है तो ये वेव की कौन सी किस्म है। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। तो ये उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती हैं और नेचर में ये ट्रांसवर्स वेव होती हैं। दो किस्में हमने फर्दर पढ़ी थी उसकी, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। तो ये ट्रांसवर्स वेव होती हैं। तो हम ये चीज़ भी इसमें लिखते हैं कि लाइट वेव्स आर electromagnetic wave and transverse in nature में ये ट्रांसवर्स वेव होती हैं। अब जब लाइट ट्रेवल कर रही होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इट परफॉर्म सम फिनोमिनास। और वो कौन कौन से फिनोमिना जो लाइट ट्रैवल करते हुए परफॉर्म करती है, उसमें लाइट रिफ्लेक्शन हासिल कर सकती है। यानी जब ये मीडियम चेंज करने लगे, एक मीडियम के अंदर लाइट वेव्स जा रही हैं, तो जैसे ही मीडियम चेंज होगा तो लाइट वेव वापस रिपेल बैक हो सकती हैं। अब मीडियम क्या होता है? मीडियम हम कहते हैं कि जिसके अंदर ये लाइट वेव ट्रैवल करती हैं। जस्ट लाइक एयर इज़ अ मीडियम, एयर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल कर सकती है। पानी, वाटर एक अच्छा मीडियम तो नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, लेकिन हम इसको मीडियम मान लेते हैं। इस तरह ग्लास इज़ अ मीडियम।
तो ये सारे एक दूसरे से डिफरेंट मीडियम है ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बेस पर ये मीडियम एक दूसरे से डिफरेंट है। और जैसे ही लाइट वेव्स अपना मीडियम चेंज करती है तो इसकी स्पीड ऑफ लाइट जो कि एयर या वैक्यूम में होती है उससे कम हो जाती है बाय द टाइम फैक्टर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम एयर के अंदर अगर इसकी स्पीड को जाने तो एयर के अंदर इट ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ 3 लाख मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड। तो हम इसमें लिखते हैं कि इट travels with speed equal to c, that is equal to 3.0 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और ये एयर या वैक्यूम के अंदर इसकी स्पीड ये मानी जाती है। अब जैसे ही ये मीडियम को चेंज करेगी, इट मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो जितना उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतने गुना ये स्पीड को कम कर देगा। हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है और वो ग्रेटर देन 1 होता है। एयर या वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा, बाकी तमाम मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 होगा। तो इसलिए बाकी तमाम मीडियम के अंदर जो स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, उसकी निस्बत ये स्पीड कम हो जाती है। तो हम कहते हैं कि इन एनी अदर मीडियम, like glass, water, etc., speed of light decreases। और कितनी डिक्रीज करती है इस स्पीड को? मैं स्पीड v से, जो कि c डिवाइडेड बाय n हो जाएगी। c की वैल्यू इन एयर ये मैंने लिखी हुई है 3.0 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे तो स्पीड इन दैट मीडियम आ जाएगी। स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, और n is the refractive index of medium। c, speed of light in air और वैक्यूम, ये बन जाए। ये जो थे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टाइप चीज़ें जो हमें लाइट के बारे में पता होनी चाहिए। अब लाइट एक मीडियम में ट्रैवल कर रही है और आगे दूसरा मीडियम आ जाता है, यानी बाउंड्री जैसे ही वो क्रॉस करेगी दूसरा मीडियम आ जाएगा। जस्ट लाइक लाइट ग्लास में, शीशे में ट्रैवल कर रही थी तो शीशे की बाउंड्री के साथ जाके टकराई। अब ये बाहर भी जा सकती है एयर में और वापस अपने मीडियम में भी आ सकती है। तो इसको कुछ फिनोमिना के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। उन फिनोमिनाज की लिस्ट अगर हम बनाएं तो हम कहते हैं इट परफॉर्म सम एक्सपेरिमेंट बाय लाइट। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय लाइट। अब वो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स हैं, अगर हम उनकी डिटेल में जाएं तो नंबर 1, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। नंबर 2, रिफ्लेक्शन। नंबर 3,
interference. Number 4, diffraction. And polarization. All these experiments we will discuss in detail in first year, but अब यहाँ पर अभी हम इनमें से किसी एक एक्सपेरिमेंट को पकड़कर उसको डिटेल को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें से हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को थोड़ा स्टडी कर लेते हैं कि ये क्या होती है और ये किस तरह से परफॉर्म होगी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। Reflection of light. लाइट की रिफ्लेक्शन बोलते हैं कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जा रही हो और बाउंड्री के साथ जाके टकरा जाए, बजाय ये दूसरे मीडियम में जाने के वापस अपने ही मीडियम में आ जाए, तो हम इसको लाइट की रिफ्लेक्शन कहते हैं। और अगर लाइट दूसरे मीडियम में चली जाती है तो वो रिफ्रैक्शन कहलाएगी। ये दो डिफरेंसेस हैं इन दोनों के दरमियान में। तो हम इसको एक बाउंड्री लाइन क्लियर करते हैं। ये बाउंड्री लाइन, ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री के ऊपर एयर है और इस बाउंड्री के नीचे ग्लास शीट है। अब मैं इस बाउंड्री के ऊपर यहां पर एक परपेंडिकुलर फॉल कर लेता हूं। अगर लाइट रे इस परपेंडिकुलर के ऊपर जाके फॉल करे और ये इंसिडेंट रे, इसे आई के साथ मैं रिप्रेजेंट करता हूं, ये दूसरे मीडियम में जाने की बजाय वापस अपने ही मीडियम में आ जाए रिफ्लेक्शन रे बन के, तो मैं इसे कहूंगा लाइट की रिफ्लेक्शन हो गई। इस वक्त इस परपेंडिकुलर के साथ जो एंगल ऑफ इंसिडेंट बनेगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर हो जाएगा। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर 45 होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 45 आ जाएगा, बोथ आर इक्वल। तो ये परपेंडिकुलर के साथ होंगे वो परपेंडिकुलर लाइन जो बाउंड्री के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ये है लाइट की रिफ्लेक्शन। लाइट की रिफ्लेक्शन के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जिसे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। ये बहुत अहमियत के हामिल है और ख़ास करके ये बहुत सारी उन एप्लीकेशन में यूज़ होती है जहाँ पर लाइट एज आ कम्युनिकेशन इस्तेमाल हो रही हो। तो लाइट की रिफ्लेक्शन से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है उसको हम देखते हैं कि वो क्या होगी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन को अच्छे तरीके से कर लेते हैं कि डेफिनेशन इसकी क्या है। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये इंसिडेंट रे जो परपेंडिकुलर के साथ एंगल बना रही है उसे बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट और उसे थीटा आई के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल देन लाइट रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम मीडियम, दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हम कहते हैं इफ एंगल ऑफ इंसिडेंट is equal to या is greater than angle of critical, ये critical angle भी आप बोल सकते हैं, then light
reflect back in same medium it's said to be total internal रिफ्लेक्शन। तो इसे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का नाम दे देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कि जिस जगह पे लाइट कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए इस्तेमाल हो रही होती है वहाँ पर हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को बहुत अहमियत देते हैं। तो आइए हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हम दो मीडियम कंसिडर करते हैं। वही ये हमारे पास एक लाइन है, इस लाइन को हम बाउंड्री लाइन कंसिडर कर लेते हैं। बाउंड्री लाइन, वो बाउंड्री लाइन जिससे ऊपर मीडियम कुछ और होगा और नीचे मीडियम कुछ और होगा। इससे ऊपर जो मीडियम है उसको हम एयर कंसिडर कर लेते हैं और इससे नीचे जो मीडियम है उसे हम ग्लास कंसिडर कर लेते हैं। नॉर्मली हम यही मीडियम जो है वो कंसिडर करते हैं जब कम्युनिकेशन में लाइट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इसलिए मैंने इन्हीं दो मीडियम को जो है वो प्रेफरेंस दी। अब इन दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का हो जाएगा और N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का हो जाएगा। अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो N1 इज ग्रेटर देन N2, ये इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस आएगा। इस चीज़ को आपने याद भी रखना है और लास्ट में हम जाकर इसका एडवांटेज भी देखेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और N1 ग्रेटर देन क्यों होना चाहिए N2 से। पहली बात तो ये है कि मीडियम डिफरेंट होने चाहिए, यानी दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए, इसलिए N1 को N2 से मैंने डिफरेंट रखा। फिर हम इसमें एक परपेंडिकुलर लाइन फॉल करते हैं जो बाउंड्री पर आपने करनी होती है। ये बाउंड्री पर मैंने परपेंडिकुलर लाइन फॉल की। इसका एडवांटेज ये होगा, ये हमें एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को समझने में मदद करेगी, इसलिए ये परपेंडिकुलर, कोई भी बाउंड्री लाइन है उस बाउंड्री लाइन के ऊपर आप एक परपेंडिकुलर लाइन जो है वो फॉल करवा देते हैं। अब आपने जो इंसिडेंट रे है वो इस बाउंड्री लाइन के ऊपर फॉल करनी है। तो अब हम इसमें कंसिडर करते हैं, लेट्स सपोज दैट कि मेरे पास ये इंसिडेंट रे, दिस इज द रे 1, ये इसमें अब सारी इंसिडेंट रे होंगी, इसलिए मैं 1, 2, 3 और 4 के नेम से इसको शो करूंगा। इंसिडेंट रे यहां पे जो एंगल बनाएगी दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, लेकिन ये एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से छोटा है, इसलिए लाइट जो है वो दूसरे मीडियम में चली जाएगी। याद रखिएगा बेटे, जैसे ही रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड जो आर के साथ लिखा जाता है, रिफ्रैक्टेड रे जो है वो डेंसर मीडियम से, यानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, उसमें से जब कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले में जाएगी तो इस बाउंड्री लाइन से ये जो परपेंडिकुलर लाइन से ये दूर हट जाएगी, ये इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। इसका मतलब ये होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये दोनों बराबर नहीं है। सही है? तो हम कहते हैं कि जैसे ही लाइट को आपने फॉल किया एंगल ऑफ इंसिडेंट पर, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उससे ज्यादा आया। आप क्या करते हैं, इस रिलेशन को और बेहतर समझने के लिए आप एक दूसरी लाइट रे लेते हैं और उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ा देते हैं, ये दूसरे वाली लाइट की। अब ऑब्जर्व करते हैं कि इधर से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। अब इस ट्रिक को आप अपने जहन में रखते हुए एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाते रहते हैं। एक वक्त ये आता है कि जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट इतना बड़ा हो जाता है कि उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 जाविये पर, यानी इस बाउंड्री पर लो लाइट ट्रेवल करनी शुरू कर देती। ठीक है, यानी उस वक्त ये परपेंडिकुलर और ये 90 जाविये यहां पे बन जाता है।
ये ग्रीन वाली लाइट रे जैसे ही मैंने यहां पे फॉल की तो दिस एंगल ऑफ इंसिडेंट इज सच लाइट कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उसका बढ़ते बढ़ते 90 बन गया। यानी इस परपेंडिकुलर के साथ वो एंगल होता है, परपेंडिकुलर के साथ इस रेड रे का लाइट एंगल देख लीजिए, फिर ब्लैक का देखिए और फिर ग्रीन का देखिए। ग्रीन का सबसे ज्यादा है जो कि 90 के बराबर है। तो हम कहते हैं कि हियर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 90। तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंट को जो कि ग्रीन कलर का है, इसको एक स्पेसिफिक नेम दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड थीटा क्रिटिकल। ये है वो क्रिटिकल एंगल। अब मैं इसकी डेफिनेशन जो है वो यहां पे करता हूं। क्रिटिकल एंगल की इसे हम कहते हैं द एंगल ऑफ इंसिडेंट that have refraction angle is 90. This incident angle is critical angle. एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं जब लाइट दूसरे मीडियम में चली जाए। इनके दरमियान में रिलेशन आपको क्या समझ आया कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा। लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंट 90 अभी नहीं होगा, लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाएगा। तो उस वक्त जो एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू है वो 30 हो सकती है, 35 हो सकती है, 40 हो सकती है। वो जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू का एक फार्मूला हम प्रूव करेंगे अपने डिटेल लेक्चर के अंदर। उस एंगल ऑफ इंसिडेंट को उस वक्त आपने क्रिटिकल एंगल कहना। वो क्रिटिकल एंगल से अगर ज़्यादा लाइट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब 90 हो जाए तो वो क्रिटिकल एंगल का उस वक्त इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल बन जाएगा। अब अगर आप इस क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा लाइट को फॉल करते हैं, यानी उसका इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बढ़ा देते हैं, ये देख लो ग्रीन वाले से एंगल ऑफ इंसिडेंट और बढ़ा दिया आपने, तो लाइट दूसरे मीडियम में जाने के बजाय वापस अपने ही मीडियम में आ जाएगी। और उस वक्त आप ये एंगल ऊपर वाले परपेंडिकुलर से नहीं बल्कि नीचे वाले परपेंडिकुलर से लेंगे। और इस एंगल को रिफ्रैक्शन एंगल नहीं बोलेंगे, रिफ्लेक्शन एंगल बोलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास एक ट्रिक आ गया लाइट की टोटली रिफ्लेक्शन का। इसको बोलते हैं टोटली लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, वापस अपने मीडियम में सारी की सारी आ गई। इसको बोल देंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कानून क्या हमारे सामने आया कि व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल देन लाइट totally reflect back to the same medium. This phenomena is called total internal reflection. इस फिनोमिना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का नाम देंगे। लेकिन इसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा जो ब्लू कलर का आपको नजर आ रहा है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों वैल्यूज बराबर आ जाएंगे। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये बराबर नहीं होते, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर हो जाएंगे जब लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर लेगी और वापस अपने सेम मीडियम में आ जाएगी। अब इस ट्रिक को हम यूटिलाइज करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हासिल करने के लिए। हम किसी भी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जो कि n1 ग्रेटर देन n2 जैसे मैंने आपको समझाया, इन दो वैल्यू से, दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आप अपने क्रिटिकल एंगल की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर वो एंगल लेट्स सपोज
41 आ जाता है, तो इसका मतलब 41 से ज़्यादा एंगल पर जब भी आप लाइट फॉल करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट ज़्यादा बनाएंगे, तो उस वक्त लाइट हमेशा रिफ्लेक्ट बैक होगी और दिस फिनोमिना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये सारी की सारी लाइट का अपने सेम मीडियम के अंदर वापस आ जाना। होप सो बेटे आपको ये चीज़ें जो हैं वो बेहतर समझ आई होंगी पहले की निस्बत। हम उम्मीद करते हैं कि इन चीज़ों का आपको एडवांटेज होगा जब हम रेगुलर स्ट्रीम अपनी लेक्चर्स की स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर से हम इंशाल्लाह अपने कोर्स को बाकायदा आगाज़ करेंगे चैप्टर नंबर 1 से, और हर आर्टिकल को डिटेल के साथ लेके चलेंगे। आप अपनी रजिस्ट्रेशन पक्की करवाएं और अपनी इस डिटेल लेक्चर्स को जो है वो सुनना शुरू करें, जो नेक्स्ट लेक्चर से हम इंशाल्लाह स्टार्ट करने वाले। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।